हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 इस पार्ट को गवर्न करते हैं। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट देखते हैं कि फेडरेशन जो है, फेडरेशन एज अ टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कुछ जो फैक्ट्स होते हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है ना। चलते हैं अपने आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 से 4 डील करता है इन टॉपिक से। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऑल्दो हमें पता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, बट आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, नॉट नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि इंडियन फेडरेशन जो है इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। जैसे कि यूएस फेडरेशन होता है, यूएस फेडरेशन के अंदर स्टेट्स ने बेसिकली एग्रीमेंट किया था कि हम सारी स्टेट्स कंबाइन करके एक कंट्री बनाएंगे, पर इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट स्टेट्स के द्वारा नहीं किया गया है। बल्कि इंडिया में जो है स्टेट्स को राइट भी नहीं होता है टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स को, इंडिया की स्टेट्स को कोई हक नहीं है कि वो अपने यूनियन से, दैट इज इंडिया से, वो अलग हो सके। कोई ऐसा राइट स्टेट्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है, ना ही वो एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का अमंग द स्टेट्स। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 इसमें आता है फर्स्ट टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड आता है इसमें हमारा टेरिटरीज दैट आर एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी गिवन टाइम। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एक वाइडर टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया तो सिर्फ स्टेट्स को इंक्लूड करता है, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट्स को भी इंक्लूड करता है, यूटीज को भी इंक्लूड करता है और एक्वायर्ड टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, स्टेट्स जो है बेसिकली दे आर मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। बेसिकली यही बताता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है जहां पे स्टेट्स के पास भी पावर होती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे। इंडिया क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है तो इंडिया के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि इंडिया एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरीज को, अपने यूनियन में जोड़ सकता है इंडिया वाया सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि किसी ट्रीटी के तहत कोई परचेज कर ली हमने टेरिटरी, या किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया, या वोटिंग के थ्रू, ठीक है, ऐसे कोई टेरिटरी को हम अपने इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकते हैं। दूसरा आते हैं हम ऑक्यूपेशन पे। कोई भी टेरिटरी अगर अनऑक्यूपाइड है तो उस पर हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन के थ्रू भी हम किसी टेरिटरी को अपना पार्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इंडिया में गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम, दादरा एंड नागर हवेली, ये सारी फॉरेन टेरिटरीज थी जो बाद में जाके इंडिया का पार्ट बन गई। आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 बेसिकली पार्लियामेंट को दो पावर्स प्रोवाइड करता है। पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये स्टेट्स जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बस इनको इंक्लूड करना है, एडमिट करना है यूनियन ऑफ इंडिया में। पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। एस्टैब्लिश का मतलब होता है कि ये वाली स्टेट्स अब तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो पार्लियामेंट जो है इनको एस्टैब्लिश कर सकता है। अब यहाँ एक फैक्ट है कि ये जो स्टेट्स हैं, ये दो स्टेट्स की हमने बात करी है इसमें, ये बिफोर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी स्टेट अगर हम उसको एडमिट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उससे पहले आर्टिकल 2 के अंदर दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी स्टेट्स को हम एडमिट करेंगे या जो भी स्टेट्स को पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करेगा, दे आर नॉट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल डील्स विद फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 में हमने देखा कि कैसे न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश करी जा रही है। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है उससे डील करता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट जो है वो न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट से ही। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स टुगेदर, या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेट को यूनाइट करके।
पार्लियामेंट जो है इंक्रीज कर सकता है एनी एरिया ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट डिमिनिश कर सकता है एनी एरिया ऑफ द स्टेट को, ऑल्टर कर सकता है वो बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड ऑल्टर कर सकता है वो नेम ऑफ एनी स्टेट्स। दैट टू, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन डू ऑल दिस विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कैसे, ये आगे देखते हैं। दो कंडीशंस होती हैं आर्टिकल 3 के अंदर। पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो नाम को ऑल्टर करना है, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, एरिया इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, नई स्टेट्स फॉर्म करनी है, इसके लिए अगर पार्लियामेंट कोई बिल ला रहा है तो वो ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लाया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड प्रोविजन होता है कि बिफोर रिकमेंडिंग, प्रेसिडेंट जो है मस्ट रेफर दैट बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज। अगर कोई भी ऐसा बिल लाया जा रहा है जो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहा है, उसके नाम को कर रहा है, या आर्टिकल 3 के किसी भी प्रोविजन को यूज कर रहा है, तो स्टेट से भी उनका ओपिनियन, उनका व्यू लेना चाहिए। बट ये जो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू है वो बाइंडिंग नहीं होता है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनके व्यू को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। दैट इज वाई इट वॉज सेड कि विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट पार्लियामेंट ये चीजें कर सकता है। ठीक है। अब एक बिल में अगर बार बार अमेंडमेंट की जा रही है, अगर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हो रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू रेफर एवरी बिल टू द स्टेट। एक इनिशियल बिल जो कि ये चीजें कर रहा है वो रेफर कर सकता है। सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स अगर उस बिल में होती है तो हर बार रेफर करने की जरूरत नहीं होती स्टेट्स को। अगर यूनियन टेरिटरीज का केस होता है तो प्रेसिडेंट रेफर करता ही नहीं है। प्रेसिडेंट कैन हिमसेल्फ टेक द एक्शन, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होती है। ठीक है। पार्लियामेंट बेसिकली पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की पूरी मैप को चेंज कर सकता है अपनी विल के हिसाब से। स्टेट्स का बहुत ज्यादा रोल उसमें नहीं रह जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि डज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी टू स्टेट्स, तो इसका आंसर होगा नो, इट डज नॉट। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमने ऊपर भी ये देखा था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उनको डिमिनिश कर सकती है, उसका एरिया, नाम, सब कुछ चेंज कर सकती है, बट स्टेट्स ऐसा यूनियन के साथ नहीं कर सकती। ठीक है। तो ज्यादा पावर्स इसमें हमने यूनियन को ही दे रखी है। तो नॉट वाइस वर्सा हो गया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी स्टेट्स के पास नहीं होती। चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 कहता है कि द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 2 के अंदर बन रहा है या फिर आर्टिकल 3 के अंदर बन रहा है तो दे आर नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। बेसिकली वो सारे लॉज सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं और ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर उसमें यूज किया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है। एक केस है रे बेरुबारी यूनियन का। उसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पार्लियामेंट की जो पावर है आर्टिकल 3 के अंदर टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ये पावर यूज करके क्या एक इंडियन टेरिटरी सीड करी जा सकती है, मतलब दी जा सकती है एक फॉरेन कंट्री को। प्रेसिडेंट ने ये मैटर रेफर किया था 1960 में सुप्रीम कोर्ट को। और बैकड्रॉप इसका यही था कि बेरूबारी यूनियन एक एनक्लेव था, एक ऐसी जगह थी जिसके ऊपर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। इसी बैकड्रॉप में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट का जवाब इसमें यह था कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एनी एरिया ऑफ द स्टेट, इट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। अगर इंडियन टेरिटरी हमने किसी को सीड करनी है, देनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करी जाएगी, वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं दी जा सकती। ठीक है। 1969 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बेसिकली सेटलमेंट करना है सिर्फ नॉर्मल बाउंड्री डिस्प्यूट का बिटवीन इंडिया और एनी अदर कंट्री, तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन अलोन से की जा सकती है। लेकिन अगर हमें अपनी एक टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी किसी और कंट्री को देनी है, तो उसमें जरूरी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा ही होगा। ठीक है। यहाँ हम आते हैं, ये हमारा था बेरूबारी यूनियन का कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि बेसिकली इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था। रैडक्लिफ अवार्ड ने डिसाइड की थी लैंड बाउंड्री 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम, बट थोड़ा सा डिस्प्यूट उसके बाद अराइज हो गया था कि कौन सी टेरिटरी किसकी है। एफर्ट किए गए उनको सेटल करने के लिए वाया नेहरू नून एग्रीमेंट और एक दो एग्रीमेंट और थे 1958। इसके बाद इशू जो है सॉल्व नहीं हुआ एग्रीमेंट के बाद भी। इशू ऑफ डिवीजन ऑफ बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी यूनियन बेसिकली एक जगह है, इट वाज चैलेंज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया था टू कंप्लाई विद द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अब हम देखें अगर तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन था। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये ऊपर वाला ओपिनियन था कि बेसिकली अगर सीड करनी है कोई भी टेरिटरी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। उसी के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद फर्दर टॉक्स हुई तो एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 के अंदर साइन किया गया, जिसमें कि हमने डिसाइड किया कि एक्सचेंज करेंगे एनक्लेव्स। 111 एनक्लेव्स जो है इंडिया बांग्लादेश को देगा और 51 एनक्लेव्स जो है वो बांग्लादेश इंडिया को देगा, ताकि बॉर्डर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो रिजॉल्व हो सके और जो टेंशन है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके और लैंड डिस्प्यूट को लेके वो ईज अप हो सके। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंप्लीमेंट किया ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। अमेंडमेंट ने जो है मॉडिफाई किए 4 टेरिटरीज के प्रोविजंस को। उसमें था असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को सीड कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके। ठीक है, अब आते हैं हम एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नहीं, ज्यादातर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट जल्दी से समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के टाइम पे क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, कि इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज क्रिएट हुई थी। 3 ऑप्शन दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स वो वाली स्टेट्स थी जो रूलर्स गवर्न कर रहे थे बट अंडर द पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए कि आप इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट रह लो। 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया, 3 ने रिफ्यूज कर दिया था। 3 कौन सी? हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, कश्मीर थी। बट बाद में पुलिस एक्शन के थ्रू, रेफरेंडम के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू वो सारी इंडिया में ही आ गई थी। 1950 में जो है क्लासिफिकेशन किया गया था स्टेट्स और टेरिटरीज का, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था। इसको सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया। पार्ट ए में थी 9 अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें असम, बिहार, एमपी एक्सेट्रा। पार्ट बी में थी अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, जिसमें हैदराबाद आ गई, जेएनके, पटियाला एक्सेट्रा। पार्ट सी में थी 10 अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अजमेर, दिल्ली, कूर्ग हो गया। पार्ट डी में थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, चलते हैं नीचे। उसके बाद हमारे इंडिया में बेसिकली एक लहर चली थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों को अलग स्टेट चाहिए। तो उसको इंडिया ने कैसे डील किया, गवर्नमेंट ने कैसे डील किया, वो इसमें 1948 में बेसिकली गवर्नमेंट ने पहली लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अपॉइंट किया अंडर एसके धार, क्या एग्जामिन करने के लिए कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पॉसिबल है भी या नहीं है। रिपोर्ट उसने दी, उसने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। अब रिपोर्ट तो उसने दे दी, लेकिन उसके बाद भी ये रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ता गया। इसलिए जेवीपी कमिटी, सेकेंड कमिटी बनाई गई सेम इशू को एग्जामिन करने के लिए। दिस कमिटी वाज अंडर जवाहरलाल नेहरू, स्टैंड्स फॉर जे, वल्लभ भाई पटेल वी, एंड पत्ताभी सीतारमैया पी। रिपोर्ट जो है 1949 में दी इसने, और इसने भी फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि पोती सीरामल्लू एक ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ गई, नेशनल इशू बन गया, इसलिए गवर्नमेंट को फोर्सफुली एक लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करनी पड़ी आंध्र। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब एक स्टेट क्रिएट हो गई है तो बाकी स्टेट्स की भी डिमांड बढ़ेगी इस चीज को लेकर, तो उसके बाद फजल अली कमीशन का गठन हुआ। आंध्रा के क्रिएशन के बाद क्योंकि डिमांड इंटेंसिफाई हो गई थी बाकी रीजन से, गवर्नमेंट ने प्रेशर के अंदर आके एक 3 मेंबर की कमीशन अंडर फजल अली को अपॉइंट किया ताकि री एग्जामिन कर सके पूरे इशू को। अदर मेंबर्स वर के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ सकती है यूपीएससी। रिपोर्ट दी इन्होंने 1955 में, एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज हो सकती है एज अ बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को ये रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ये इंडिया की यूनिटी की भी बात थी। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अगर हर एक लैंग्वेजेस के बेसिस पे एक स्टेट बनाने लगे तो पता नहीं कितनी सारी स्टेट हो जाएंगी। ठीक है, इस रिपोर्ट ने और भी कुछ सजेस्ट किया, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो थी
इसने कहा कि क्रिएट कर दो 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज इंस्टेड ऑफ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट आया 1956 एंड सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, जिसने की पार्ट ए और बी स्टेट्स जो थे, हमने फोरफोल्ड डिवीजन में देखा था, उसको डन अवे कर दिया गया। पार्ट सी को तो अबॉलिश ही कर दिया गया एंड सब्सिक्वेंटली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1 1956। कुछ न्यू स्टेट्स हैं जो कि उसके बाद 1956 के बाद आई। ये जनरली पूछता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1960 में बॉम्बे को डिवाइड किया गया महाराष्ट्र में और गुजरात में फॉर मराठी स्पीकिंग एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल। गुजरात बनी इंडिया की 15th स्टेट। ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली को पोर्चुगीज रूल करती थी अंटिल 1954। इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सीड करने के लिए, लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करनी पड़ी। गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया जो है इनको एक्वायर किया पोर्चुगीज से बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961। यूटीज बनाया इन्हें 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 से। बाद में जाके गोवा को स्टेट का दर्जा मिला 1987 में। पुडुचेरी जो है द फ्रेंच हैंडेड ओवर इट टू इंडिया इन 1954। पहले ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह 1962 तक इसको हैंडल किया। उसके बाद 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। नागालैंड जो है इट वाज मेड द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश पे। 1966 में पंजाब को जो है बाइफरकेट किया गया। हरियाणा जो कि हमारी 17th स्टेट थी वो बनाने के लिए यूटी ऑफ चंडीगढ़ क्रिएट करी गई। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी था, उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया एंड इट वाज द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद आए मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1972 में तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मैप है, बेसिकली इट अंडरवेंट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। जैसे कि मणिपुर को 19th स्टेट बना दिया गया यूनियन टेरिटरी से। त्रिपुरा को 20th स्टेट बना दिया गया यूटी से। मेघालय जो है उसको 21st स्टेट बनाया गया। पहले मेघालय एक ऑटोनॉमस स्टेट थी और स्टब स्टेट थी, जिसके पास उसका खुद का लेजिस्लेचर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, बट वो असम की स्टेट के अंदर काम कर रही थी, अंडर कंट्रोल ऑफ असम स्टेट्स। ठीक है। बट उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद सिक्किम आया था 1974 के अराउंड। सिक्किम ने अपनी डिजायर एक्सप्रेस करी थी कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया, इंडिया का 22nd स्टेट। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में 23rd स्टेट बनी, 24th स्टेट बनी, 25th स्टेट बनी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ 26th बनी, मध्य प्रदेश के अंदर से निकल के। उत्तराखंड यूपी के पार्ट से आके 27th स्टेट बनी। झारखंड जो है 28th स्टेट बनी आउट ऑफ बिहार। तेलंगाना इन 2014 बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया और यही हमारी लेटेस्ट स्टेट है जो रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर बनी थी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बेसिकली क्या हुआ कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने बाइफरकेट कर दिया द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को टू पार्ट्स में, बेसिकली टू यूनियन टेरिटरीज में। एक यूनियन टेरिटरी जे.एंड.के हो गई और एक लद्दाख हो गई। इट वाज डन पोस्ट द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। नेम चेंज वैसे आता नहीं है, पर एक फर्स्ट और लेटेस्ट नाम हम याद रख सकते हैं कि किस स्टेट का नाम सबसे पहले चेंज हुआ था। फर्स्ट स्टेट टू चेंज द नेम वाज यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था इन 1950। लेटेस्ट स्टेट जो है वो उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 में। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। चलते हैं हम थोड़े क्वेश्चंस की तरफ। इस टॉपिक में जो है पीवाईक्यूज थे नहीं, तो मैंने थोड़ा बाहर से ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस डाल दिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर। तो प्रैक्टिस करते हैं। द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द यहाँ ध्यान से पढ़ना है, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया तो इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। बेसिकली यूएसए में इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट होता है। ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, हमने देखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेफर द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बिकॉज स्टेट्स। ठीक है। टू एम्फोसाइज इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी एंड लैक ऑफ सेसेशन राइट्स, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि क्या रीजन है इसके। हाउ मेनी कैटेगरीज कैन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बी क्लासिफाइड इनटू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1? 3 कैटेगरीज है। ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है। 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स? ये है हमारा आर्टिकल 2। एडमिट कर सकता है और एस्टैब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स को विच आर नॉट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। आर्टिकल 2।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन। इसके बाद क्या था, आर्टिकल 3, यही हमने देखा था आर्टिकल 3 के अंदर कि फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट्स को, ऑल्टर कर सकता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन अंडर आर्टिकल 3 फॉर ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट रेफर्स टू द बिल टू, ये भी करता है, रेफर भी करता है, पार्लियामेंट नॉट बाइंड, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज, ये भी ठीक है। ठीक है, नॉट अ कंडीशन, कंसेंट ऑफ स्टेट, ऑल स्टेट्स नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि विदाउट स्टेट के कंसेंट के भी ये चीज करी जा सकती है, तो ये जरूरी नहीं है इसमें। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास टू ट्रांसफर बेरोबारी यूनियन टू पाकिस्तान। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करी गई। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, क्या पर्पस था, टेरिटोरियल एक्सचेंज विद बांग्लादेश, जो हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। विच कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953 टू रिकमेंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब और ऑर्गेनाइज तो बहुत सारी हुई थी, बट ईयर के हिसाब से हमें याद रखना है कि फजल अली कमीशन 1953 में हुई थी, 1953 में आई थी। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली कौन सी थी, तो पहली स्टेट थी आंध्र प्रदेश, और लास्ट स्टेट भी हालांकि आंध्र प्रदेश ही थी, जिसमें से कार्व आउट करके तेलंगाना को एक न्यू स्टेट का दर्जा दर्जा दिया गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी को बेसिकली 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, ऊपर हमने डिस्कस भी किया था ये। विच एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंसिवली इन 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। which article states that law made under article 2 and 3 are not amendments under article 368 article 4। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। तो बहुत, हालांकि सिंपल क्वेश्चन भी थे ये, बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से ज्यादा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे नहीं है आज तक, तो एक न्यू एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारा अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। ये आ गया हमारा स्कैनर, यहाँ का लेक्चर हो जाता है एंड। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।